हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RRB NTPC और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चन पेपर जो कि एग्जाम में आया गया है और ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। तो ये आपको नंबर सिस्टम वाले यानी रीजनिंग दिया हुआ है। जैसे 15 का संबंध 65 से है तो 24 का संबंध किससे है। तो ये 15 कैसे आया है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये हमें मालूम चला है कि 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है और 1 माइनस करने पे 15 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो ये हो जाता है 64 और इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 65। तो हमें एक पैटर्न मिला है कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस किए हैं और 4 का क्यूब किए हैं तो उसमें 1 ऐड किए हैं। तो उसी प्रकार से ये 24 कैसे आया होगा। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 25 होता है। तो 25 में से 1 गया 24 हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है 125 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। सेम पिछले प्रश्न की तरह है, ये भी नंबर वाले हैं। जैसे 2 का संबंध 12 से है तो 3 का संबंध कैसे होगा। अगर हम 2 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो मैं दूसरा लॉजिक देखता हूँ। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अब प्लस 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। तो जोड़ने पे कितना जा रहा है 12। मैंने एक लॉजिक किया। उसी प्रकार से अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और 3 का क्यूब करते हैं तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा ये 9 हो जाएगा और ये 27। तो जोड़ने पे आ जाएगा मेरा 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त चित्र के जल में बनने वाले प्रतिबिंब का चयन करें। तो जल प्रतिबिंब का 2 कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं 2 कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले वस्तु नीचे चले जाते हैं और नीचे वाले वस्तु ऊपर चले, मतलब कि इसमें टॉप और बॉटम का संबंध है। ऊपर वाले वस्तु नीचे और नीचे वाले वस्तु ऊपर चले जाते हैं। जो दाएं साइड रहते हैं वो दाएं रहेगा, जो बाएं साइड रहता है वो बाएं साइड रहेगा। इसमें देखिए प्रतिबिंब है, जैसे इसका जल प्रतिबिंब निकालना, ठीक है, इसका जल प्रतिबिंब है तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये काला वाला पार्ट नीचे आएगा, जो कि ये दाहिने साइड है तो दाहिने साइड ही रहेगा। ये बाएं साइड आ गया, ये नहीं होगा, ये ऊपर का ऊपर नहीं रहेगा। तो ये वाला खाली स्थान है तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये वाला इस प्रकार से नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन है कि ये दोनों में एक ही ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो खिड़की की तरह दिया हुआ चौड़ा चौड़ा ये वाला ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर ये नीचे है, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है बॉक्स ए वाला सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब के समान है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया है कि जल प्रतिबिंब में ऊपर वाले वस्तु नीचे आ जाती है और नीचे वाले वस्तु ऊपर चली जाती है। दाएं साइड वाले दाएं रहेगा, बाएं साइड वाले बाएं रहेगा, ठीक है। तो ये गोल वाला जो प्रतिबिंब है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सभी वाले ऊपर गया वो बिल्कुल सही है। और ये जो क्रॉस गुना किया हुआ ये बाएं साइड है तो ये बाएं साइड ही रहेगा, लेकिन ये नीचे आ जाएगा। तो ये तो क्रॉस वाला दाएं साइड चला गया तो ये होगा नहीं। उसके बाद ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल नीचे कलर किया हुआ है तो ये नीचे कलर किया हुआ है तो ये ऊपर जाएगा ना। तो ये सर्किल हमारा इस प्रकार से बना जाएगा, ऊपर माने ऊपर क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा। तो ये ऊपर कलर बिल्कुल सही है, ऊपर ये भी सही है, ऊपर ये भी। तो ये नीचे के नीचे तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब 2 ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है, अब इसको ध्यान से देखना है, ठीक है।
अब हमारा ऊपर वाला ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ, तो इसका जल प्रतिबिंब अगर निकालेंगे तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये इधर की ओर चला जाएगा। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन नंबर ये 3 वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसमें वर्ग की संख्या ज्ञात करना है, तो हम गिनेंगे वर्ग वाला में गिनेंगे, एक बार गिनेंगे हॉरिजॉन्टल और एक बार गिनेंगे वर्टिकल। इसमें 1 2 3 4, इधर से गिनने भी 4 आ जा रहा है, अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, यानी दोनों तरफ सेम ही है, हॉरिजॉन्टल भी 4 है, वर्टिकल भी 4 है, टोटल 4 है। इसका मतलब कि 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस घटते हुए आ जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 16 4 20, 20 और 9 29, 1 30, यानी ये वाले पूरे पार्ट में कितना हो गया मेरा 30 हो गया। अब ये वाला वर्ग है तो एक बड़ा सा एक छोटा सा, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 30 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। टोटल इसमें 38 वर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये पिछले प्रश्न की तरह सेम है, इसमें भी आपको वर्ग की संख्या काउंटिंग करना है। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि आपको एक बार हॉरिजॉन्टल काउंटिंग करना, एक बार आपको वर्टिकल काउंटिंग करना है। 1 2 3 4, इसमें वही है 1 2 3 4, मतलब दोनों तरफ कॉलम और रो जो कि सेम है। तो मैंने क्या बताया कि वर्ग की संख्या में काउंटिंग करने के लिए घटते चले जाएंगे, लेकिन स्क्वायर में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये सभी को करने पर आपको आता है 30। फिर इस वाले में 2 2 इसमें और 2 इसमें, यानी टोटल 6 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ये कैलेंडर वाले प्रश्न हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ होता है, एक होता है मंथ कोड। ठीक है, मंथ कोड आपको याद होना चाहिए। तो मंथ कोड क्या है 144 0 25 0 36 146, ये जो कोड होता है ये होता है सामान्य ईयर के लिए। अगर कोई लीप ईयर आता है तो वो सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज होता है, बाकी सभी सेम होता है। ये मंथ कोड है, ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर के लिए, ये होता है लीप ईयर के लिए। ठीक है, लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को ये मंथ कोड याद होना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आप कैसे जानिएगा कि ये लीप ईयर है, तो जो भी आपको ईयर दिया रहेगा, जैसे आपको 2020 दिया हुआ है, 2020 दिया हुआ तो इसके लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट 20 है, इसको 4 से डिवाइड देंगे। अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो ये हमारा लीप ईयर हो गया। तो ये हो गया मंथ कोड। अब आपको याद रखना है डे कोड। ठीक है, क्या याद रखना है डे कोड याद रखना। ठीक है, तो डे कोड में जैसे संडे 1 होता है, मंडे 2 होता है, ट्यूसडे 3 होता है, ट्यूसडे के बाद होता है वेडनेसडे 4 होता है, उसके बाद थर्सडे 5 होता है, फ्राइडे 6 होता है और सैटरडे जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 0 ये सब जो दिया हुआ ये सब होता है शेषफल होता है। ठीक है, किसी भी संख्या में 7 से डिवाइड देने के बाद जो शेषफल आता है ये यही चीज़ यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो दिन निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, जो आपको ये 15 दिया हुआ ये 15 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद होता है मार्च, तो मार्च का कोड मैंने क्या बताया है, ऐसे बताया था कि 144, और ये हमारे लीप ईयर है तो लीप ईयर में सिर्फ ये दोनों चेंज होता है, मार्च वाला कोड यही रहता है। तो ये 4 का 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 20 है, तो 20 की जगह आपको लेना है 120 लेना। ठीक है, 120 लेना, कितना लेना है 120 लेना है। और 120 में हम 4 से डिवाइड करेंगे कि इसमें कितने लीप ईयर है, तो 4 से भाग देने पे आपको आ जा रहा है 30। कितना जा रहा है 30 आ जा रहा है। अब ये सभी को जोड़ के हम 7 से भाग देंगे।
अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, यहाँ पर शेषफल आपको 2 बचेगा, 7 दूनी 14, एक शेषफल बचेगा, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 में 7 से भाग देंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, यानी शेषफल आपको बच गया 0। कितना बचा? 0। और 0 किसका कोड होता है? शनिवार का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा? तो ये है घड़ी वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एंगल यानी कोण निकालने के लिए होता है। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है 30h माइनस 11/2m होता है। h का मतलब होता है घंटा और m का मतलब होता है मिनट। ये 4 घंटा है, तो 30 में अगर हम 4 से गुना करेंगे, 30 गुने 4, 30 गुने 4 माइनस 11/2 गुने मिनट कितना है हमारा? 52 है, ठीक है। तो 30 में 4 से गुना करेगा तो आपको 120 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, ठीक है। ये माइनस 11 में 26 से गुना करेंगे तो 286 आ जाएगा, 286 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 166 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा एंगल? 166 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जब घड़ी में शाम के 6:44 रहे तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना डिग्री होगा? तो मैंने अभी आपको पिछला प्रश्न बताया है, सेम उसी प्रकार से। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी एंगल निकालना होगा तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। h का मतलब क्या होता है? घंटा होता है, और m का मतलब होता है मिनट। तो मैं 30 में कितना से गुना करेंगे? 6:44 है तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 11/2 गुने 44। 30 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 180 हो जाएगा, माइनस इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 22। 22 में 11 से गुना करेंगे तो 242 हो जाएगा। 242 में से 180 घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। 14 में से 8 जाएगा तो 6, 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा, यानी 62 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 62 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। तो मैं आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यदि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सारे क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाले बना दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को वेन डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो वेन डायग्राम में 3 कॉन्सेप्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सभी। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। छोटा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया सभी वाले। दूसरा क्या होता है? दूसरा मैंने बताया है कि इसमें होता है कुछ कुछ वाले होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ। तो कुछ कुछ वाले में क्या होता है कि इसमें एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार से काट देगा, ठीक है, इस प्रकार से काट देता है, इस प्रकार से। ये कुछ कुछ वाले हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 2 कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जब सभी वाले आएंगे तो इसमें एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर होगा। कुछ कुछ वाले क्या होता है? ये एक दूसरे को चैन की तरह काटते रहेगा। तो ये हो गया कुछ कुछ वाले। अब मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कोई नहीं। इसमें क्या होता है कोई नहीं में कि इसमें जितना भी सर्किल होगा कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा। सभी के सभी सर्किल क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये 3 कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे।
तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। कथन में क्या लिखा हुआ है कि सभी लड़कियाँ लड़के हैं। ठीक है, सभी लड़कियाँ लड़के हैं। तो सभी वाला कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया है, सभी लड़कियाँ अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि ये कैसे वेन डायग्राम के माध्यम से बनता है। तो पहला कथन है कि सभी लड़कियां लड़के हैं। तो सभी वाला आ गया, इसका मतलब कि एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा, सभी वर्ड किस में लगा हुआ, लड़की में लगा हुआ, जिसमें सभी वर्ड चिपका हो वो छोटा वाला हो जाएगा और जो सभी से दूर होता है वो बड़ा वाला होता है। तो ये जो सभी वर्ड लगा हुआ किसके साथ लगा हुआ, लड़की के साथ लगा हुआ। इसका मतलब है कि ये लड़की हो गया और लड़का दूर है, इसका मतलब कि ये लड़का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, सभी लड़के पुरुष हैं। इसका मतलब कि अब लड़का छोटा हो जाएगा और पुरुष बड़ा हो जाएगा। तो पुरुष का मतलब मैन हो जाएगा। तो ये हमारा वेन डायग्राम के माध्यम से बन गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देना है। पहला लिखा हुआ सभी लड़कियां पुरुष हैं। तो ये सभी लड़की पुरुष होगा क्योंकि पुरुष जो है वो बड़ा है और लड़की छोटा और लड़की पुरुष के अंदर। इसका मतलब ये पहला निष्कर्ष सही है। उसके बाद है कुछ पुरुष लड़कियां हैं। तो ये पुरुष है और ये कुछ है। इसका मतलब कि पुरुष जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा भाग उसमें छोटा सा। ठीक है, पुरुष के अंदर ही लड़की है, इसका मतलब पुरुष थोड़ा सा लड़की का पार्ट है। इसका मतलब ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है मेरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में सेम उसी प्रकार से कथन दिया हुआ है सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। तो सभी कुत्ते हैं, तो ये सभी वाला पहले हम इस प्रकार से डायग्राम बना दिए। तो सभी वर्ड किस में लगा हुआ, कुत्ता में लगा हुआ। इसका मतलब है कि कुत्ता को हम के कर दिए, के फॉर कुत्ता, चमगादड़ सी फॉर चमगादड़ हो गया। उसके बाद है सभी चमगादड़ बिल्ली है। इसका मतलब कि बिल्ली इस बार बड़ा हो जाएगा, तो बी से बिल्ली हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं है। इसमें लिखा हुआ निष्कर्ष है कुछ कुत्ता है जो बिल्लियाँ नहीं है। बिल्कुल सही है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ये भी बिल्कुल सही जवाब है कि जो कुछ भी, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बड़ा पार्ट होता है वो छोटा वाला में जरूर हो जाए कुछ ना कुछ। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष मेरा सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। P का अर्थ है गुना, T का अर्थ है घटाया, M का अर्थ है जोड़ा गया और B का अर्थ है विभाजित किया गया। तो निम्नलिखित मूल्य बताना है। ठीक है, तो ये आपको 28 और B का मतलब क्या है, B का अर्थ है विभाजित, तो यहाँ पर कर दिए विभाजित। उसके बाद P का अर्थ है गुना, तो गुना कर दिए। T का अर्थ है घटाया, तो T का अर्थ है घटाया। M का अर्थ है जोड़ा, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 यानी 4, 4 में 8 से गुना करेंगे तो 4 8 32 माइनस 6 प्लस 4, तो 32 से 4 36 हो जाएगा। 36 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि जे का अर्थ गुना है, के का अर्थ प्लस है, एल का अर्थ डिवाइड है और एम का अर्थ माइनस है, तो इसका आपको आंसर बताना है। जैसे ये 1 है तो के का अर्थ जोड़ है, तो मैंने जोड़ कर दिया। एल का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद जे का अर्थ है गुना, तो मैंने गुना कर दिया। एल का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। और एम का अर्थ है माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 प्लस 9 में 7 से भाग देंगे तो ये 9/7 हो जाएगा। गुने ये 7 है। ठीक है,
उसके बाद ये डिवाइड 3 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा हमारा, इसको ही बटा में 3 कर देते हैं, -5। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 3 से करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 1 4, 4 में से 5 घटाना है, यानी 4 में से हमको 5 घटाएंगे तो हमको -1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अपने घर से बाहर आकर टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा, ठीक है। दूसरी तरफ पहुंचने पर टी बाईं ओर मुड़कर सीधे चला गया। यदि टी दक्षिण दिशा में है तो टी किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा है। तो ये आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों के लिए HW देता हूँ। यदि आप लोग डायरेक्शन वाले प्रश्न जानते हैं तो आप लोग इसे सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्टेंस यानी ये दूरी वाला और जो डायरेक्शन दिया वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर और चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वो 20 मीटर चलती है और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है तो आप लोग उसे खुद से बनाइए और अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो काजल अपने घर से, तो मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट ले लिया, बोला कि काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है। तो दक्षिण तो हमारा ये हो जाएगा नीचे की ओर, जो कि ये 25 मीटर चल देता है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अगर आपका मुंह उत्तर की ओर है तो आपका बाईं तरफ इस तरफ होगा और दाएं साइड इस तरफ होगा। लेकिन अगर आपका मुंह दक्षिण की ओर है तो ये आपका बायां साइड हो जाएगा और ये आपका दायां साइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे बोला है कि बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, इसका मतलब कि 10 मीटर वो यहाँ पर चल दिया और फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वो 20 मीटर चला। तो ये 20 मीटर चलती है और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। इसका घर यहाँ पर है, तब ये घर की ओर इस प्रकार से चला। तो आप लोगों को बताना है कि वो अब किस दिशा में चल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर वो डायरेक्ट यहाँ पर है, अगर वो इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो जाएगा। तो उसी प्रकार सेम ऐसे गया है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में LET को 12520 के रूप में कोड किया जाता है तो इस भाषा में विन को कैसे कोड किया जाएगा। तो ये आपको अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न दिया गया है। तो मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि यदि आप लोगों को अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको A से लेके Z तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए, फिर जाके A से Z लेके सभी का अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। यदि आप लोग ये 2 काम कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसे हमें ये L है, E है, T है, इसका कोड आपको दिया हुआ है 12520 दिया हुआ है, ठीक है। तो L का कोड होता है 12, E का कोड होता है 5 और T का कोड होता है 20। देखिए 12520 सेम वही दिया हुआ, इसका मतलब कि अल्फ़ाबेट का ये नंबर दिया हुआ, इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, सिर्फ इसका नंबर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से WIN है, ठीक है। तो W का कोड होता है कितना, W का कोड होता है 23, I का कोड होता है 9 और N का होता है 14। तो आप देखिए 23, 9, 14 कहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि इतना का कोड ये दिया हुआ है और इतना का कोड ये दिया हुआ है और इतना का कोड ये दिया हुआ है तो आपको गोज का बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें कितने लाइन दिया हुआ है। ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है, ठीक है। टोटल इसमें 3 लाइन है, क्योंकि इसका मतलब ये दिया तो 1 लाइन हुआ,
इसका मतलब ये दिया हुआ, तो ये 2 लाइन हुआ। इसका मतलब ये दिया हुआ, इसका मतलब कि टोटल इसमें 3 लाइन है। तो ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया और ये तीसरा लाइन हो गया। अब आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है, गोज पूछ रहा है। तो देखना है कि गोज पहले लाइन में है कि नहीं है। तो पहला लाइन में इसमें गोज नहीं है, कहीं भी गोज नहीं है। इसका मतलब कि हमको हमारा आंसर पहला लाइन से नहीं मिलेगा। अब देखने वाले कि दूसरा लाइन में हमारा गोज है, यानी हमारा आंसर दूसरे लाइन से मिल जाएगा। तीसरे लाइन में गोज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जब भी आंसर मिलेगा वो सिर्फ दूसरे लाइन से ही मिलने वाला, ठीक है। किससे मिलने वाला, ये हमारा सिर्फ दूसरे लाइन से ही मिलेगा और किसी से मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तब देखेंगे कि हमको दूसरा लाइन में हमको गोज है, तो अब देखेंगे बाकी सभी जो मिलने वाला वो हम काट देंगे, ठीक है। जैसे ये NRO है, NRO और ये है कट गया। BSI है, MIT है, MIT है, MIT, BSI ये भी कट गया। तो हमको बच गया MIT, सिर्फ बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसी निश्चित कोड भाषा में इसका मतलब इतना दिया हुआ, इसका कोड ये दिया हुआ, इसका कोड आपको बताना। तो टोटल इसमें कितने लाइन है, 1 2, टोटल इसमें 2 ही लाइन है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा पहला लाइन हो जाएगा, ये हमारा दूसरा लाइन हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, दैट का मतलब क्या होना चाहिए, मैंने दैट का कोड चाहिए। तो देखेंगे पहला लाइन में कहीं भी दैट दिया हुआ, पहला लाइन में दैट नहीं दिया हुआ, दूसरे लाइन में हमको दैट दिया हुआ, यानी हमारा आंसर पहला लाइन से नहीं दूसरे लाइन से मिलेगा। अब जो मिलेगा उसको हम काट देंगे। जैसे इसमें हमारा SA है, नहीं है, PA है, KA है, तो KA काट दिए, ठीक है। और कोई मिल रहा है, और कोई भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ KA मिला, इसको हम काट दिए। इसमें PA बचा, इसमें TA बचा, ठीक है। चाहे तो TA होगा, चाहे तो PA होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो TA इसमें कहीं है नहीं, तो इसमें आपको कौन सा होगा, चाहे तो TA होगा या PA होगा। तो TA और PA कहाँ पर ही है, ये एक SA है, ठीक है, SA या TA PA। क्वेश्चन नंबर 18, किसी निश्चित कोड भाषा में नो मोर का कोड TA इतना कोड दिया हुआ, इसका कोड ये दिया हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कितने लाइन है, मैंने आपको बता दिया टोटल 2 लाइन है। एक पहला लाइन ये हो जाएगा और दूसरा लाइन ये हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है दैट, तो पहले लाइन में दैट नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे लाइन में हमको दैट दिया हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर दूसरे लाइन से होगा। तो इसमें जो मिलेगा उसको हमको क्या करना है, उसको हमें काट देना है, ठीक है। तो जैसे इसमें ये KA है, तो KA मैंने काट दिया। अब आपको इसमें क्या बचा, SA है और PA है, ठीक है। तो चाहे तो आपका SA होगा या तो PA होगा। ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि LIT को 12920 के रूप में दिया हुआ है तो दैट का मतलब क्या हुआ। तो मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन को क्या बताया कि आपको सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए। तो LIT का कोड दिया हुआ है 12920। तो हम चेक करेंगे, L का मतलब 12 होता है, I का मतलब 9 होता है, T का मतलब 20 होता है, यानी सिर्फ अल्फ़ाबेट का नंबर लिखा हुआ। तो उसी प्रकार से आपको THAT, तो T का मतलब होता है 20, H का मतलब 8, A का मतलब 1 और T का मतलब 20, यानी 20 81 20 होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग RRB रेलवे NTPC ग्रुप D टेक्नीशियन ALP का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिया है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को बिना स्किप किए हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। जैसे
नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है। 12 का संबंध 46 से है तो 18 का संबंध कैसे होगा। तो अगर हम 12 में 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो 12 चौके 48 हो जाएगा। तो 48 तो दिया नहीं है तो हम इसमें सब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 46 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम 18 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा, जो कि 72 होना नहीं चाहिए, हमें 2 माइनस करना है तो 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यानी हमने क्या देखा कि इसमें 4 से गुना करने के बाद जो भी आएगा हम उसमें 2 माइनस करेंगे। तो 18 में 4 से गुना किया तो 72 हो गया, 72 में 2 माइनस किए तो 70 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।